रवि गौतम पर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि रवि गौतम के बारे में मुझे पूरा रिपोर्ट मालूम नहीं है अभी क्या है। क्यों आरोप लगाया उन्होंने? देखिए, आरोप तो लगते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं या अध्यक्ष हैं, वो अगर रिपोर्ट सही ना दें, रिपोर्ट सही नहीं दी है, या फिर बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं और उनके और जो कैंडिडेट जो चुना गया था, जिसको टिकट दिया गया था, उनके बीच में क्या बात हुई है ये तो देखिए वो जाने आपस में। क्योंकि देखिए, जयप्रकाश जी जो नेता हैं, जब किसी ना किसी व्यक्ति का कुछ ना कुछ, मान लीजिए मैं हूँ, मैं अपने घर में कोई गड़बड़ नहीं करूँगा तो मैं बदनाम कैसे होऊंगा? इसीलिए कोई ना कोई जब गड़बड़ करता है आदमी तो बदनाम भी होता है, और बदनामी से बचने के लिए आप ईमानदारी से कार्य करिए। नहीं, जयप्रकाश जी की, अब जयप्रकाश जी अगर खुद ये चाहेंगे जी मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, वो भी तो मैं है ना। जयप्रकाश जी अगर ये कहेंगे मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं कार्यकर्ता, भाई जयप्रकाश जी की तो मैंने पीछे वीडियो सुनी, उन्होंने कहा उत्तराधिकारी मुझे बनाना चाहिए था, क्यों आकाश आनंद को बनाया? तो वो बोला उन्होंने, जो शख्स बीएसपी के लिए कार्य कर रहा, हर व्यक्ति सक्षम है, अपने समाज के लिए काम कर रहा हर व्यक्ति सक्षम है। और जो बीएसपी का जो व्यक्ति है वो कैडराइज है। गाजियाबाद में अभी पीएम गर्ग को बनाया गया है, कैसा लगा? देखिए सर, मैंने आपसे कहा है मैं दिल्ली की बात करूं मेरे से, आप यूपी की भी बात करिए, देश की तो नहीं। मैं जिस चीज़ को जिसकी मुझे नॉलेज नहीं होती मैं उस पर नहीं बोलूँगा। मैं अपने समाज के लिए, आकाश भाई को अब मौका मिला है, आकाश भाई काम करेंगे, युवा साथ है, हम साथ हैं, आकाश भाई के साथ काम करेंगे। जयप्रकाश वो पार्टी में कब आएंगे? देखिए, जब हमारी माननीय बहन जी आकाश आनंद जी और जयप्रकाश जी चाहेंगे तभी पार्टी में आएंगे। उनके लिए सकारात्मक चीज़ें चल रही हैं, जांचें चल रही हैं। कुछ चीज़ें जो गलतियां हुई थी, है ना, उन गलतियों को देखा जा रहा है कि अगर वो गलतियां चीज़ें मतलब माफ़ करने लायक होंगी तो जरूर की जाएंगी, और उसका प्रोसेस चालू है। रवि गौतम को लेकर के गंभीर आरोप लगाया उन्होंने। देखिए, अब आरोप तो कोई भी लगा सकता है चीज़ों को, लेकिन क्या होता है कि कोऑर्डिनेटर और जो लोग टिकट वितरण प्रणालियों में होते हैं वो निश्चित रूप से बिना विवाद नहीं रह पाते हैं। एक जटिल प्रणाली होती है टिकट के लेके, तो जो समीकरण जब देखे जाते हैं तो जिसको टिकट नहीं मिलता वो 99% बदनाम करता है कि पैसा मांगा या मुझे ये किया या वो किया। हाँ, ये मानते हैं कि आरोपों का जांच की जाए, और इस बात के लिए यहाँ पर एक मतलब प्रोसेस चालू है कि भाई उन जो आरोप हैं उनको किस तरह से उन्होंने सच है या झूठ है, उनका चीज़ों को देखा जा रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि रवि गौतम जी रहे वो मिशनरी साथी थे, और अगर उनको ये पता है कि भाई मेरे से अच्छा जाति समीकरण में दूसरा आदमी अगर अच्छे वोट लाता है तो मुझे अपना त्याग करके जाना चाहिए, जैसे सत्य प्रकाश जी एडवोकेट साहब ने किया था। हम भी उस बात को करते हैं कि अगर मान लो मैं कार्यकर्ता हूँ और मेरे को वोट में मुझे टिकट मिला, मैं लड़ रहा हूँ, अगर कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन मुझसे ज़्यादा अगर कोई जातीय समीकरण के हिसाब से या कम्युनिटी के हिसाब से या किसी भी तरीके से अगर कोई मजबूत कैंडिडेट मिलता है तो मुझे त्याग करना चाहिए, और मुझे इस तरह की कैसे उम्मीदवार लगे? देखिए, अब मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इस विषय पे, क्योंकि मैंने ना ज़्यादा उनको ज़्यादा सर्वे किया ना कुछ किया, है ना। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह के परिणाम आए उससे हम खुश नहीं हैं, और हमें और परिणामों के हिसाब से आगे तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ गलतियां जो रही हमसे पहले उनको भुलाते हुए, जैसे अभी उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें तैयारी करके अच्छी तरह से एकजुट होकर समाज को। गलतियां हुई? देखिए, अब ये गलतियां तो हम बता नहीं सकते। कुछ गलतियां होती हैं कि हम हर किसी पे भरोसा कर बैठते हैं, हर किसी से, जैसे गठबंधन होता है तो हमारा वोट तो चल जाता है लेकिन उनका वोट नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और राजनीति और मिशन दोनों अलग अलग चीज़ है। और मिशनरी होना आप समझ सकते हैं कि बहन जी ने अभी हरियाणा की उसमें अपने वही तेवर जो 1977 के तेवर थे वो बखूबी दिखाए। देखिए, मैं मान सकता हूँ, लेकिन वहाँ कंप्रोमाइज़ जब हमारे शोषित वर्ग की बात आती है, उसके स्वाभिमान की बात आती है, तो वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। और मैं मानता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा कारण भी ये रहा है कि हम अपनी जो कड़ी बातें हैं, जो सही बातें हैं, वो सत्यता से एकदम रख देते हैं, और कई बार हमें उन बातों को वहाँ पर रखने से बचना चाहिए था, हम नहीं बच पाते हैं, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं उस पर बैकफुट पे लाता है हमें। का भी क्या चल रहा है? लाएंगे वापस या ऐसे? देखिए, विचार है और आने चाहिए, अगर उनके गलतियाँ माफ़ करने लायक और बहन जी और आकाश आनंद जी उस विषय में सोचते हैं तो जरूर निश्चित रूप से उनकी वापस करेंगे। चुनाव आने वाला है, देखिए जल्दी हो सकता है चुनाव से पहले आ जाएं, तो उनको महत्वपूर्ण है वो पार्टी के लिए, क्यों लोग उनकी मांग कर रहे हैं? देखिए, महत्वपूर्ण पार्टी के लिए हर आदमी है, चाहे वो पदाधिकारी हो या ना हो, या रहा हो या ना रहा हो। लेकिन मेन बात यह है कि वो जो हैं
उनके लिए लोग इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी जगह कैडर दिए, बहुत सारी जगह लोगों से संपर्क किया और आज भी वो निकलने के बाद में बीएसपी की बात कर रहे हैं, इसलिए लोगों का जुड़ाव बीएसपी की वजह से उनके साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो बीएसपी के हटके दूसरी बात करने लग जाएं तो लोग वही जो बात आज कर रहे हैं वही छोड़ देंगे उनको, तो ये बीएसपी की वजह से। कार्यक्रम में कई बार आए जी हाँ, देखिए वो भी आए हैं और आते रहेंगे, वो इस नीले झंडे के साथी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हालांकि वो अपना एक संगठन चलाते हैं, लेकिन वो संगठन पूरी तरह से बीएसपी को समर्पित रहता है और हम उनका स्वागत रखते हैं हमेशा, और हम चाहते हैं कि वो भी एक अच्छा हमारे नेतृत्व उभर कर आएँ, और आज अभी नहीं तो अगली बार सही, लेकिन आएँ जरूर और वो जुड़े रहें। निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब देखिए वो उनका अपना एक व्यक्तिगत वो है। अरे तो पार्टी को वोट नुकसान होगा ना, कटेगा वोट? नहीं कटेगा, देखिए हो सकता है कि वो आगे क्या करेंगे, अभी कोशिश की जा रही है। हाँ, कोशिश की जा रही है कि भाई वो इस बात के लिए थोड़ा सा वो मान जाएं और कुछ चीज़ों को समझते हुए अपना इसी पार्टी को मजबूत करने में लगे, क्योंकि मौका तो ज़रूर मिलेगा निश्चित रूप से, अब के नहीं तो अगली बार, और उपचुनाव में नहीं तो मेन चुनाव में ज़रूर मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि रवि जी आप पार्टी को मजबूत करें, निर्दलीय लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है और वहाँ पे आपका भी नुकसान है, पार्टी का भी नुकसान है, तो इसलिए कोशिश रहे तो आप पार्टी को साथ मजबूत से जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, तो निश्चित रूप से आगे का समय आपका ही होगा। अब जयप्रकाश जी पर बहन जी फैसला लेंगी नहीं लेंगी, क्या लगता है? ये उनके जांच का, देखिए उनकी जो जांचें चल रही हैं, उनके जो विषय चल रहा है, उनकी जो बातें पहुंची हैं, बहुत ज़्यादा होगा ना, 6 साल हो गए। नहीं मैं मानता हूं, लेकिन वो प्रोसेस अभी चालू हुआ है, ज़्यादा दिन से पहले नहीं हुआ था, अभी चालू हाँ पहले अब चालू हो गया, अब बातें पहुंच रही हैं लोगों की, तो देखो वो क्या फैसला लेते हैं, उसको किस तरह का निर्णय वहाँ से आता है उसका हम स्वागत करेंगे, चाहे वो अंदर आने का हो या ना होने का हो, वो निश्चित रूप से उनका फैसला होगा। सारे नेता गए हैं, उनको मिलाया जाएगा। हाँ देखिए, जो अपनी गलतियों को सुधार कर दोबारा से ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार रहेगा, उसको निश्चित रूप से लाया जाएगा। अमित जी को क्यों नहीं मना रहे आप लोग? कोशिश कर रहे हैं बहन जी से लगातार मिलने की। नहीं देखिए, ऐसा आपको लगता है, लेकिन जिस आदमी ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया और जिस आदमी ने बिल्कुल बीएसपी के खिलाफ उल्टे काम कर रहे हों और जो सरेआम कर रहे हो, तो उसको कैसे आप वो कर सकते हैं। बाकी अंतिम फैसला बहन जी का होगा, बहन जी जो कहेंगी वो मान लिया हो जाएगा। आप ही लोग थे जब हल्ला कर रहे थे कि 200 रुपये की वो मेंबरशिप कर दी, अब तो 50 रुपये की आ गई, अब तो आपके मुँह से नहीं कहा गया कि सिर्फ 200 की करके कम करके 50 कर दी। देखिए अब एक बात बताइए, सुनिए, ये आपको भी पता होगा कि फ्री में देने वाला सिस्टम बसपा में नहीं है। मान्यवर काशी रहमान साहब इस समाज को, शोषित वर्ग को 200 रुपये किलो चावल खरीद कर खाने वाला बनाना चाहते थे, फ्री वाला नहीं। आज उसकी जरूरत है। अगर जो मैं 50 रुपये की अगर सालाना वो अपनी मेंबरशिप देता हूं, लेकिन वो समाज बना कहाँ? आज भी वो समाज 5 किलो राशन पे भाजपा को वोट डालाता है, केजरीवाल को वोट डाल देता है। यही समाज की वो है कि वो समाज अपनी वोट की कीमत को नहीं समझ पा रहा है, अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहा है और आने वाले बच्चों के भविष्य को नहीं समझ पा रहा है। समाज को समझा कौन रहा है सर? देखिए, समझाने वाले हैं आप जैसे बहुत सारे लोग। मैं इस चैनल के माध्यम से कहूँगा, नहीं आप नहीं, आप में मैं भी, आप में हम भी शामिल होते हैं। मलाई का टाइम आएगा तो मलाई आप खाओगे। देखिए ऐसा है, आपके और हमारे लोगों में एक ही बात है, आप भी और हम भी। कैंडिडेट से मुर्गा आप खाते हो, लड़ाई हम लड़े सर को। अच्छा, एक मुझे बता दीजिए, पिछले 1.5 साल के अंदर एक भी कैंडिडेट लाके बता दीजिए जिसने मुर्गा खिलाया हो। और ये काय की लड़ाई हो? मैं कह रहा हूँ ना, आपको तो अफवाह चाहिए बेकार की, आप मुझे बताइए। बस असल में मैं बताता हूँ कि ये वहाँ भी धक्के खा के आ गए हैं, यहाँ भी धक्के खा रहे हैं, अब परेशान है कि कहाँ मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूं। भक्तों की फौज खड़ी होगी बसपा में भी। नहीं देखिए, अंध भक्तों की फौज पहले भी थी, हर पार्टी में थी, यहाँ पर भी है। मतलब मैं मान इसमें ईमानदार नहीं, मैं रहे मानता हूँ ईमानदारी से। अगर बिना सोचे समझे अगर हम उसी गलतियों को दोहराते रहेंगे तो अंधभक्त हैं। लेकिन ये अंधभक्ति विनाश का कारण नहीं है क्या? बिल्कुल है, और हमारे पीछे जाने में बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि हम लोग ने बदलाव नहीं किया। लेकिन नहीं बदलाव, अरे सर आप देखिए, या तो प्रश्न का जवाब पूरा सुन लें, फिर आप अपने प्रश्न को करें। अगर किसी चीज को, प्रश्न को पूरा सुनने के बाद उत्तर सुने, फिर पूछिए आप आराम से, आपको संतुष्ट करके भेजा जाएगा। तो और भाई कहाँ मानते हैं हमसे कोई कमी हुई है? किसने कह दिया? कौन मानता? किसने कह दिया? हमारी कमी है ना कि हम आपकी ये बातों को सुन रहे हैं। हमारी कमी है ना कि हम लोगों तक नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोगों को फ्री में नहीं दे पा रहे हैं। हम मानते हमारी कमी को कि हम उस निचले पायदान पर उस बच्चे को नहीं समझा पा रहे हैं कि भैया क्या जरूरत है आज के समय में, उस गरीब को नहीं समझा पा रहे हैं कि संविधान जरूरत है, तेरे बच्चों को अधिकार जरूरत है। वो तो पीने में मस्त है, वो मनुवादी व्यवस्था में मस्त है, अभी कावड़ों में मस्त था, अब उनमें
क्या नाम है, नवरात्रों में मस्त है, अभी दिवाली में मस्त हो जाएगा। एक बात सुनिए, लोकसभा चुनाव में आपने क्यों नहीं कहा कि हम संविधान को बचाएंगे? क्या कांग्रेस ने क्यों कहा, समाजवादी पार्टी ने क्यों कहा? एक बात मेरे भाई, आप मुझे लगता है पाकिस्तान से आए हैं, आपको ये लगता है, क्योंकि मैं ये आपको बता दूं कि बसपा अगर अपना जो मैनिफेस्टो वो संविधान को मानते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो पूर्ण रूप से संविधान को लागू करके रहेंगे, जैसा यूपी में पहले हुआ ऐसे ही परिवर्तन करके लाएंगे। मतलब आप भी भाजपा के नेताओं की तरह स्टेटमेंट देने लगे, अगर कोई सवाल पूछ ले तो पाकिस्तान। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा उनको ये पता नहीं है कि उनको ये नहीं पता कि सर्टिफिकेट बांटने लगे। मान्यवर जी, दिल्ली में 270 सीटें निगम पार्षद के, 70 सीटें विधानसभा के। हम देखते हैं जब जब चुनाव आता है तो नारे लगते हैं कि हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएं, लेकिन विडंबना है कि एक निगम पार्षद की सीट नहीं निकाल पाते आप। देखिए, आपका दुख और हमारा भी दुख हम मान सकते हैं, और हम जिन चीज़ों को तैयारियों में कर रहे हैं, हमें बदलाव चाहिए। और मैं ये बोलूँगा कि जिनको संविधान से प्यार है, जो संवैधानिक अधिकारों को मानना चाहता है, अपने बच्चों के अधिकारों को बचाना चाहता है ना, तो उसका किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको इस नीले झंडे में आना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप अगर आकलन ईमानदारी से लगाना शुरू करें तो आपको सच्चाइयाँ कुछ और नजर आएंगी, जैसे आपके चैनल के माध्यम से। अभी तो लेकिन सर ये 9 अक्टूबर को लखनऊ में होती थी, बड़ी रैली होती थी जिसमें 2-3 लाख लोग आते थे। आज छोटे से आंगन में आके सिमट गए आप लोग। ये छोटा सा आंगन नहीं है, आपको छोटा सा आंगन लगता है। आप सेंटर में बैठे हैं और केंद्रीय ऑफिस है ये, केंद्रीय। कह रहे हैं कि अभी परिवर्तन का समय। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, आप वहाँ सर ना गिनाएं। पिछली बार जो अक्टूबर में हुआ था मैं भी वहीं था, लेकिन आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि विधानसभा जो दिल्ली है उसके चुनाव नज़दीक हैं, बहन जी को यहाँ पर उनकी पूरे स्टेट की जो मीटिंग है वो लेनी थी। दूसरी चीज़ है, यहाँ के जो लोग हैं जो उसी जोश से आए हैं जिस जोश से पहले आते थे। भीड़ आपको लगता है कम आई है आपके सरों के हिसाब से, लेकिन जोश जुनून वही है। और आज दिल्ली में क्या परिणाम देंगे सर इस बार? देखिए, इस बार आपको पॉजिटिव परिणाम जरूर नजर आएंगे। जमानत जब्त ऐसा तो नहीं होगा, हर बार ऐसा ही होता है। देखिए, बीजेपी की ऐसा तो नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, यही हमने ये नहीं कहा, हमने ये कह रहे हैं कि आपको परिणाम इस बार निश्चित रूप से अगर आएंगे। लेकिन एक साथ तो चाहता हूं मैं आपको, किस आधार पे कि आप भी जिम्मेदारी निभाएं, मैं भी जिम्मेदारी निभाऊं, आप भी जिम्मेदारी निभाएं, तो निश्चित रूप से सर मीडिया पूरी जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन विडंबना किसको कोई एक गिलास पानी तक नहीं पूछता। लेकिन मीडिया का रोल, पत्रकार का रोल पत्रकार के रूप में ना रह करके एक भारतीय नागरिक के रूप में, एक बहुजन सदस्य के रूप में अगर जब आप निभाते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में जब माइक लेते हैं तो आप 4-6 घंटे ही लेते हैं, उसके बाद का जो समय होता है अगर वो भी आप ईमानदारी से हमारे साथ दे दें तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। हाँ, रही पानी की बात, तो अब वही बात है कि भाई पानी, ये भाई साहब मुर्गा पूछ रहे हैं, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है हमारे पास में, क्योंकि है ना, है नहीं, पानी तो होना चाहिए। अभी तो यहाँ टैंकर लगे आपके लिए 2-2, लेकिन गंदा पानी है। नहीं, गंदा नहीं है, मैंने भी वहीं से पिया है भाई साहब। अब आप एक बात बताइए, हमने भी वहीं से पिया भाई साहब, कोई गंदा पानी नहीं है। सर आखिरी सवाल, अगर आज व्यवस्थाओं को बदनाम ना करें। सर आखिरी सवाल, आज काशीराम जिंदा होते तो क्या स्थिति होती? देखिए, ये निश्चित रूप से है कि हम कई स्टेटों में गवर्नमेंट हो सकती थी, और वो परिवर्तन जरूर है कि केंद्र में या तो हमारी सरकार होती या हमारे बिना सरकार नहीं होती। ये तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं उस महामानव को, उस मान्यवर साहब को जब पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने क्या काम किया है, कि बाबा साहब को जो ख़त्म कर दिया था कांग्रेस ने या मनवादी लोगों ने, उनको पुनर्जीवित ताकत के साथ करके गए और ऐसा व्यवस्था कर गए कि बाबा साहब के बच्चों के बिना किसी का काम नहीं चलने वाला। आज मान्यवर साहब होते तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ ना खड़े होकर कहीं और खड़े होते, और शायद आप भी कहीं की विधायक होती, और ये भाई साहब भी जो पत्रकार थे अभी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं और होते, तो निश्चित रूप से बदलाव होता। लेकिन हम बहुत मिस करते हैं। 18वें पुण्यतिथि पर मान्यवर साहब को हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ये आपसे निवेदन करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से सभी से, कि अगर मान्यवर साहब को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, और अगर थोड़ा सा संविधान पे भरोसा है, तो एक बार एकजुट हो जाइए। जातियों को छोड़कर, धर्मों को छोड़कर, अपने बच्चों के अधिकारों के साथ एक साथ होकर उन बच्चों के अधिकारों को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए एक साथ, एक झंडा एक डंडा, आ जाइए सब नीले झंडे पे, तब जाके बदलाव होगा। थैंक यू सर।